हाय फ्रेंड्स। एक राइटर हुए थे सर हेनरी मेयर्स इलियट और इनका दौर था 1819 से 1853। ये एक ब्रिटिश थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। इन्होंने बहुत सारी पुरानी हिस्ट्री की किताबों का संकलन किया था और जिसके अंदर इन्होंने पहली बार एक नाम यूज़ किया और उसका नाम था मुस्लिम इन्वेजन्स, जिसमें इन्होंने बहुत सारे जो आक्रांता भारत में आए थे और जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था उन सब को, जिनका नाम पहले अलग अलग लिखा गया था, मैं आपको नाम पढ़ के बताता हूं कि जैसे अरब इन्वेजन, टर्किश इन्वेजन जिसे तुर्की कहा जाता था, बहुत सारे जो भारत के इतिहास थे उसमें तुर्क शब्द का प्रयोग किया गया है। हम आप देखोगे तो जहां पे लिखते हैं हिंदी राजा जो होते थे, हिंदू राजा, वो कहते थे तुर्कों से हमारी लड़ाई हो रही है ना। तो उसके बाद अफगान इन्वेजन, पर्शियन इन्वेजन एंड मुगल इन्वेजन, ये सारे अलग अलग दौर के इन्वेजन थे जिनका अलग अलग नाम हिस्ट्री में था। इन्होंने सबको क्लब करके क्या नाम दे दिया? मुस्लिम इन्वेजन। क्या आपको लगता है ऐसा इन्होंने इसलिए किया था कि इससे समझने में आसानी हो? तो फिर मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं। यह भी सोचिए कि भारत में डच इन्वेजन भी हुआ था, भारत में फ्रांस का भी इन्वेजन हुआ था, भारत में पोर्तुगीज इन्वेजन हुआ था और भारत में ब्रिटिश इन्वेजन भी हुआ था और ये सब लोग क्रिश्चियंस थे। तो फिर उन्हें क्रिश्चियन इन्वेजन वर्ड भी यूज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्रिश्चियन इन्वेजन वर्ड यूज नहीं किया। जितने भी हिस्टोरियंस इनके बाद आए, सर हेनरी के बाद आए, उन सब ने मुस्लिम इन्वेजन वर्ड को यूज किया, लेकिन जब उन्हें पोर्तुगीज लिखना था या जब उन्हें इन सब इन्वेजन्स को लिखना था तो क्रिश्चियन इन्वेजन कभी यूज नहीं किया। क्यों? सोचने की बात है। ब्रिटिश ऐसा क्यों करते थे? तो दोस्तों, उन्होंने एक और वर्ड यूज किया था, आर्यन इन्वेजन। क्यों यूज किया था? इसलिए यूज किया था कि मुस्लिम इन्वेजन वर्ड से हिंदू और मुस्लिम के बीच में हमेशा एक डिफरेंस बना रहेगा और उन्हें राज करने में आसानी होगी। क्रिश्चियन इन्वेजन वर्ड इसलिए उन्होंने प्रयोग नहीं किया जिससे हिंदू और क्रिश्चियन के बीच में एनिमोसिटी धर्म के नाम पे ना हो, जिसकी वजह से वो हमेशा भारत के साथ ट्रेड कर पाएं, बिजनेस कर पाएं, आगे बढ़ पाएं। तो दोस्तों, ब्रिटिश बहुत चालाक थे, ऐसे वर्ड्स टॉसअप करते थे। इसी तरीके से इन्होंने आर्यन इन्वेजन वर्ड को इजाद किया। अब ये आर्यन इन्वेजन क्या है? मैं शायद पहले बता चुका हूं कि जब वो यहां पर आए और उन्होंने देखा कि भारत की सिविलाइजेशन इतनी रिच, इतनी समृद्ध, इतने पहले से है और दुनिया के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ जो कि वेद हैं वो भारत की सिविलाइजेशन से निकले हैं, तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, आर्यन इन्वेजन नाम देते हैं। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा, हम ये कहेंगे कि ये जो आर्यंस हैं इनका कनेक्शन यूरोप एंड मिडिल ईस्ट से है। तो उन्होंने कहा कि यूरोप एंड मिडिल ईस्ट से आर्यन आते हैं और भारत में आकर के वो संस्कृत भाषा इजाद करते हैं और वही वेद लिखते हैं। तो दोस्तों, वेद जो भारत में लिखे गए, जो भारत का कल्चर है, भारत की भाषा संस्कृत है, उसको इस कहते हैं ना, इस चालाकी से उन्होंने ये जोड़ दिया कि ये तो हमारे यहां से आया था, राइट। और दूसरा फायदा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जब आर्यन भारत में आए तो उन्होंने द्रविडियंस को खदेड़ दिया जो कि भारत के मूल निवासी थे। तो उन्होंने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। जबकि मजे की बात यह है कि अगर आर्यन आए थे यूरोप और मिडिल ईस्ट से, तो अगर आप गौर करें तो हमारी फिलॉसफी में, हमारी जीवन शैली में, हमारे सोच में, हमारे जीवन के किसी भी हिसाब किताब में, मजहब भले बदल जाते हैं दोस्तों, लेकिन जीने की शैली, अगर आप पाकिस्तान में आज जाएंगे तो वहाँ की जो छोटी छोटी क्या कहते हैं हम उसे, जो रीति रिवाज हैं, आपको उसके अंदर हिंदू झलक दिख जाएगी। और जब मैं हिंदू कह रहा हूँ तो मैं पूरे लैंड की बात कर रहा हूँ। ये जो अफगानिस्तान से लेकर के श्रीलंका तक का जो लैंड है, ये कल्चर है, हिंदू कल्चर, हिंदू सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो आपको वो सिविलाइजेशन वहाँ पर आपको जो मुस्लिम धर्म के हैं पाकिस्तान में, उनमें भी नजर आएगी। लेकिन आपको कोई भी सिमिलैरिटी किसी भी तरीके की आपको मिडिल ईस्ट से और यूरोप से इंडियन वैदिक कल्चर की नहीं मिलेगी। लेकिन मजे की बात, अगर आप नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जाएंगे, द्रविडियन कल्चर में जाएंगे, वैदिक कल्चर को देखेंगे, तो द्रविड़ कल्चर और वैदिक कल्चर में कोई फर्क है ही नहीं। वैदिक कल्चर एक धर्म जहां से निकला उसे दिखाता है, द्रविड़ कल्चर एक सेगमेंट को दिखाता है जहां पे हम किसे द्रविडियन, महाराष्ट्रियन, गुजराती, ये इस तरह की सेगमेंट है, ये सब आर्यन है। और ये चीज बाद में डीएनए से भी प्रूव हो गई कि द्रविडियन का
और आर्यंस का जो डीएनए है वो एग्जैक्टली सेम है। अगर आर्यन अलग से आए होते तो उनके डीएनए में फर्क पाया जाता। और ये भी प्रूव हुआ कि जो इंडिया के लोगों का डीएनए है, चाहे वो द्रविडियन हो, चाहे वो आर्यन हो, चाहे जिन उनके हिसाब से ये सब आर्यन ही है। तो इनके डीएनए में और मिडिल ईस्ट के डीएनए में और यूरोप के डीएनए में बहुत फर्क है। तो दोस्तों, कहीं से कोई मैच नहीं है। ये ब्रिटिश ने फूट डालो और राज करो के लिए इस तरीके की चीज़ें की थी। आर्यन इन्वेजन थियरी फेक है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। और आज भी साउथ इंडिया में आर्यन इन्वेजन के नाम पर अभी भी पॉलिटिक्स होती है। सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी करती है, अगर आप गौर करेंगे, और वहाँ के लोकल्स करते हैं। इसके नाम पर वो आज भी जनता को बांट रहे हैं और इसके बीज ब्रिटिश बोके गए थे। तो मुझे लगा इस टॉपिक पे ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी था और इस पर आप गौर करिए। और दूसरी बात जो यहाँ जानने की ज़रूरत है दोस्तों, कि हमारे देश में ब्रिटिश ने जो डिवाइड मेंटालिटी डाली थी, उस वक्त वो भारत पे राज करना चाहते थे। जो भी भारत में राज करना चाहता था वो अपनी चीज़ें करने की कोशिश करता था। लेकिन अफसोस ये है कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद हम आज भी उस माइंडसेट में जी रहे हैं। ब्रिटिश से जो अच्छी चीज़ें मिली हमें वो रखनी चाहिए। मैं नहीं कहता हमें इंग्लिश छोड़नी चाहिए, हमें इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए, हमें इंग्लिश पे मास्टरी होनी चाहिए, और ब्रिटिश की जो और बाकी सारी दुनिया के जो अच्छी चीज़ें हैं हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, उसे वैल्यू करनी चाहिए। लेकिन जो एक वॉर पीरियड में कोलोनाइज किया गया था, जब हमें, या गुलाम बनाया गया था, उस पीरियड में राज करने के लिए जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, उन नरेटिव्स को हमें बस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम आज भी डिवाइडेड हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें छोड़ना भी चाहिए। और इसी तरीके से एक नाम आता है लॉर्ड मैकॉले का। लॉर्ड मैकॉले ने, जिन्होंने जब इंडिया में उन्हें अपनी इंग्लिश एजुकेशन लॉन्च करनी थी, तो लॉर्ड मैकॉले ने एक फ़िलॉसफी लिखी थी कि हमें ऐसा करना है कि जो भारत के लोग हैं ये शरीर से तो हिंदुस्तानी रहें, लेकिन दिल से और दिमाग से ये ब्रिटिश हो जाएं। ऐसा करने से हम भारत पे आसानी से लंबे समय तक हुकूमत कर पाएंगे। और इस फिलॉसफी के बेसिस पे उसने एक एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च किया था। अगर हम उस एजुकेशन सिस्टम को आज तक कंटिन्यू करते जा रहे हैं और उन चीज़ों को नहीं हटा पा रहे हैं जो हमें कॉलोनाइज करने के लिए की गई थी, तो ये हमारी कमी है 1947 के बाद। इसके अंदर हमें कमी और किसी को नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें अपनी ग्रोथ करनी है, अपने देश को आगे बढ़ाना है और ऐसी चीज़ों के लिए जागरूक रहना है। ये बहुत सुंदर सी बात थी जो मुझे सर हेनरी के बारे में आज पता चली, कि उन्होंने मुस्लिम इन्वेजन वर्ड यूज़ किया लेकिन क्रिश्चियन इन्वेजन वर्ड यूज़ नहीं किया। जबकि भारत में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पोर्तुगीज़ आए थे, ब्रिटिश आए थे, ये सब क्रिश्चियंस थे। लेकिन लगातार ब्रिटिश राइटर्स ने, और ब्रिटिश राइटर्स के बाद जितने लेफ्टिस्ट राइटर्स आते गए, क्योंकि उन्होंने एक लेफ्टिस्ट कल्चर को जन्म दिया, और उसी को पढ़ पढ़ के दूसरे राइटर्स निकलने लगे, जैसे पंडित नेहरू जो भारत के राइटर्स हैं, और जितने हमारे यहाँ से हार्वर्ड में जाके पढ़ने लगे, विदेशों में। आप देखिए, उस दौर में पंडित नेहरू विदेश से पढ़ के आए थे, महात्मा गांधी विदेश से पढ़ के आए थे। ज़्यादातर लोग विदेश पढ़ने जाते थे और इन्हीं किताबों को पढ़ते थे, इन्हीं ट्रांसलेशंस को पढ़ते थे, इंग्लिश ट्रांसलेशंस को पढ़ते थे। यही वो दौर था। आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक सीरियल है भारत एक खोज। भारत एक खोज सीरियल पंडित नेहरू ने जो भारत एक खोज किताब लिखी है उसके ऊपर बना है। उसके अंदर एक एपिसोड है, मुझे इस समय उस एपिसोड का नंबर याद नहीं आ रहा है, जिसके अंदर पंडित नेहरू का रोल किया है एक कैरेक्टर ने, जो हमेशा बाद में आते हैं और थोड़ा सा नरेशन देते हैं। यानी एक स्टोरी चलती रहती है किरदारों के साथ, और जब एंड होने लगता है तो बीच में वो आते हैं, खड़े होते हैं और कुछ कहते हैं, कुछ एक समराइज करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो वो जो किरदार है, उन्होंने एक जगह पे एक बात कही है कि शंभुक वध भगवान राम की कहानी में बाद में जोड़ा गया। तो आप उस एपिसोड पे ढूंढ के जाइए भारत एक खोज सीरियल का, जिसके अंदर दिखाया गया है कि भगवान राम ने एक शंभुक नाम के एक छोटी जाति के, सो कॉल्ड छोटी जाति के एक ब्राह्मण थे, या पूजा पाठ करने वाले थे, तपस्या करने वाले थे, जिनका गला काट दिया था। और बड़ी अग्रेसिवली ऐसी बात उनको कह करके कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूजा करने की, और उसका गला काट दिया था। तो भारत एक खोज सीरियल में, और ये उत्तरकांड में है, उत्तरकांड में ये चीज़ लिखी हुई है, लेकिन जब उत्तरकांड का रिसर्च किया जाता है तो ये साफ पता चलता है कि ये जो राइटर है इसकी लैंग्वेज बिल्कुल बदल गई है। ये पूरी महाभारत से, पूरी रामायण से कंपेरेबल नहीं है।
ऐसा लगता है जैसे किसी और ने बाद में ऐड किया। उसकी शैली में फ़र्क आ गया है। जिन लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, जिन लोगों ने पुरानी भाषा को जानते हैं, वो ये फ़र्क महसूस कर सकते हैं। इसको जो साहित्यकार हैं उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया है। और बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि बाद में ये चैप्टर ऐड किया गया है। और ये चीज़ भारत एक खोज सीरियल में भी कहा गया है कि शंभूक वध बाद में ऐड किया गया था, ताकि पुराने ज़माने के अंदर जो छोटी जाति के लोगों का सप्रेशन था उसको अच्छे से हाईलाइट कर सकें। तो दोस्तों, ये अच्छे से हाईलाइट करना नहीं था, ये झगड़ा लगाना था, ये आग लगाना था, वो भी भगवान का नाम लेकर के। जो भगवान छोटी सो कॉल्ड छोटी जाति की शबरी के जूठे बेर खा लेते हैं। क्या आज आप जूठे बेर खाएंगे? पॉसिबल है कि आप किसी जंगल में जाएं और कोई जंगली महिला आए और खाए हुए बेर आपको दे खाने के लिए? हर बेर खाया हुआ है, उस पर दांत लगे हुए हैं, टेस्ट किया हुआ है। क्या आप खाएंगे आज? सोच के देखिए। लेकिन भगवान राम ने खाया। उन्हें कहा, मां आप मेरे लिए अगर मन से लाई हो मैं इसे खाऊंगा। ठीक है। क्या वो भगवान राम जो निषाद राज भी सो कॉल्ड छोटी जाति कही जाती थी, तो वो कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूं, और भगवान राम कहते हैं नहीं आप मेरे मित्र हो, और उनको गले लगाते हैं। और जब भगवान राम राजा बन जाते हैं, ये वाकया जो है उनसे मुलाकात का, ये जब उन्हें वनवास होता है तब का है। लेकिन जब भगवान राजा बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं, फिर से वापस आने के बाद अयोध्या में, तब भी वो निषाद राज को मित्र एक बार कहा था, तो तब तक अपने बराबरी, जहां सारे दोस्त बैठते हैं वहां साथ में वो बैठते हैं उनके राज दरबार में, जहां पे दोस्तों का स्थान दिया जाता था, और उनको बराबरी का सम्मान पूरी लाइफ देते रहे। तो वो भगवान ऐसा जाकर के किसी तपस्वी को कह सकते हैं क्या? बिल्कुल असंभव है। कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं। तो इसलिए दोस्तों, हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। हमारे इतिहास में बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी गई हैं, जानबूझ के नैरेटिव से चेंज की गई हैं। तो हमें इस बात के लिए मेंटली ओपन रहना चाहिए कि जो चीज़ें गलत लिखी गई हैं हम उसे ठीक करें, और उसके बहकावे में आकर के आपस में डिवाइड ना हो। चाहे वो मुस्लिम इन्वेजन वर्ड हो, चाहे वो आर्यन इन्वेजन वर्ड हो, और चाहे वो शंभूक वध हो, जहाँ पर भारत के अंदर जो हिंदू हैं, विद इन हिंदूज छोटी जात, बड़ी जात, इन सब नामों में भी लड़ाने की कोशिश ब्रिटिशर्स ने की थी, क्योंकि शंभूक वध भी ब्रिटिश काल में ही जोड़ा गया था। तो इसलिए दोस्तों बहुत केयरफुल रहिए। मैं हमेशा कहता हूं, भारत को मुगलों ने उतना नुकसान नहीं किया है जितना ब्रिटिश ने किया है। ये बात मैं पहले कई बार कर चुका हूं। तो ब्रिटिश के टाइम पे ही ये लेफ्टिस्ट मेंटालिटी पैदा हुई, और इस लेफ्टिस्ट मेंटालिटी ने बहुत लॉन्ग लास्टिंग हमारी सोच के अंदर, हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमारे बुद्धिजीवियों के अंदर ऐसी सोच डाल दी कि हम आज भी एक प्रकार की गुलामी में जी रहे हैं, मेंटल गुलामी में जी रहे हैं, जहां हम उनके फैलाए हुए नैरेटिव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आपस में डिवाइडेड हैं। तो आज की बात को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।